नमस्कार। आज हम बात करेंगे पिग्मी ट्राइब के बारे में। पिग्मी ट्राइब के बारे में आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र, पिग्मी जनजाति के शारीरिक लक्षण, पिग्मी जनजाति द्वारा किया जाने वाला आखेट कार्य, पिग्मी जनजाति द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली भोजन सामग्री, पिग्मी जनजाति द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले औजार व उपकरण, पिग्मी जनजाति का सामाजिक संगठन। इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। अगर हम बात करें पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र की, तो पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखीय वन प्रदेश में निवास करती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप का जो भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र है वहाँ पर पिग्मी जनजाति रहती है या निवास करती है। पिग्मी जनजाति के कई उपवर्ग हैं जो कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये मुख्यतः 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो क्षेत्र है उसमें निवास करते हैं, या इस प्रदेश में जो वन क्षेत्र है उसमें पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में पिग्मी जनजाति मुख्यतः कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में जो इतुरी नदी का तटीय प्रदेश है उसमें निवास करते हैं। यानी कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में इतुरी नदी का जो तटीय प्रदेश है वहाँ पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अतिरिक्त पिग्मी जनजाति दक्षिण पूर्वी एशिया में भी रहती है या निवास करती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में ये फिलीपाइन और न्यू गिनी के वन प्रदेशों में निवास करती है। यानी फिलीपाइन और न्यू गिनी का जो वन प्रदेश है या क्षेत्र है वहाँ भी पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। अब पिग्मी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है उसको हम इस मैप की सहायता से देख सकते हैं। इस मैप में जो ये छायांकित प्रदेश है वह पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का भूमध्य रेखीय वन प्रदेश है। यानी कांगो बेसिन वाला जो क्षेत्र है उसमें पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है उस क्षेत्र की पर्यावरणीय दशाएं किस प्रकार की है। अगर उसकी बात करें तो पिग्मी जनजाति भूमध्य रेखीय वन प्रदेश में निवास करती है और इस प्रदेश की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की होती है। भूमध्य रेखा से निकटता होने के कारण इस प्रदेश में वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, यानी तापमान अधिक रहता है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अगर हम बात करें वर्षा की तो यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यानी औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वर्ष के अधिकांश माह यहाँ वर्षा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति के शारीरिक लक्षणों के बारे में। तो पिग्मी जनजाति के शारीरिक लक्षण निग्रिटो प्रजाति के समान ही है। यानी निग्रिटो प्रजाति के समान ही पिग्मी जनजाति के शारीरिक लक्षण है। इनका कद छोटा होता है जो कि 132 सेंटीमीटर तक होता है। यानी इनके शरीर की ऊंचाई 132 सेंटीमीटर तक होती है। इनके बालों की बात करें तो बालों की बनावट छल्लेदार या घुंघराले बाल होते हैं और त्वचा का रंग काला होता है। नाक चपटी होती है, चेहरा आगे की ओर निकला हुआ होता है और होंठ मोटे होते हैं। ये शारीरिक लक्षण है पिग्मी जनजाति के। अब हम बात करते हैं कि पिग्मी जनजाति के कई उपवर्ग हैं। अगर इन उपवर्गों की बात करें तो ये हैं मबूती, त्वा, बिंगा और गसेरा। यानी मबूती, त्वा, बिंगा और गसेरा ये पिग्मी जनजाति के उपवर्ग हैं। इन उपवर्गों की स्थानीय बोलियों में भिन्नता देखने की मिलती है जबकि इनके शारीरिक लक्षण समान होते हैं। यानी इन पिग्मी प्रजाति के उपवर्गों के शारीरिक लक्षण समान होते हैं जबकि इनकी स्थानीय बोलियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अब हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति के आखेट कार्य के बारे में। तो पिग्मी जनजाति का जीवन यापन का जो मुख्य आधार है वो आखेट ही है या शिकार करना ही है। ये छोटे और बड़े दोनों प्रकार के पशुओं का शिकार करते हैं। छोटे पशुओं का शिकार ये 1-2 व्यक्ति मिलकर करते हैं जबकि बड़े पशुओं का शिकार ये कई व्यक्ति मिलकर या झुंड में मिलकर करते हैं। ये हाथी का भी शिकार करते हैं और हाथी का शिकार ये विषाक्त लगे तीरों से करते हैं। यानी तीर के आगे वाले भाग पर ये विषाक्त पदार्थ या जहरीला पदार्थ लगा देते हैं और इससे ये हाथी का शिकार करते हैं।
पिग्मी जनजाति की अन्य विशेषता यह है कि ये पशु पक्षियों की बोली निकालने में प्रवीण होते हैं। इस कारण ये पशु पक्षियों को भ्रमित कर उनका शिकार आसानी से कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये पेड़ों पे भी बहुत तेज़ गति से चढ़ते हैं, यानी ये पेड़ों पे चढ़ने की गति इनकी बहुत तेज़ होती है। अब हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति के भोजन के बारे में, यानी ये अपनी भोजन सामग्री में किस किस का प्रयोग करते हैं। पिग्मी जनजाति आखेट से प्राप्त पशु पक्षियों का मांस और जंगल से एकत्रित सामग्री का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं, यानी ये जंगल से प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल, शहद तथा आखेट से प्राप्त पशुओं के मांस को अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये चींटी, दीमक को भी अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं, या चींटी या दीमक का भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके द्वारा मांस को या तो कच्चा खाया जाता है या फिर आग में सेक कर खाया जाता है। ये मांस या तो कच्चा खा लेते हैं या फिर आग में सेक कर खाते हैं। पिग्मी जनजाति के लोगों को केला बहुत प्रिय है, यानी इनको केला खाना पसंद है। ये ऐसा माना जाता है कि एक पिग्मी एक बार में 50 से 60 केले खा जाता है, यानी केला इनके लिए प्रिय भोज्य पदार्थ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले वस्त्रों की। तो पिग्मी जनजाति एक उष्णाद्र जलवायु प्रदेश में रहते हैं, इस कारण ये अधिक वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते या अधिक वस्त्र धारण नहीं करते। इनके द्वारा जिन वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है वो वस्त्र वृक्षों की छाल या वृक्षों की पत्तियों या फिर चमड़े के बने हुए होते हैं, यानी वृक्षों की छाल, वृक्षों की पत्तियों या फिर चमड़े से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग ये अपने वस्त्रों में करते हैं। और इनके द्वारा या पिग्मी जनजाति के स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा आभूषणों का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि या तो बेल के बीजों से या फिर पत्तियों से बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले औजार या उपकरणों के बारे में। तो पिग्मी जनजाति के लोग सीमित और साधारण औजारों का प्रयोग करते हैं और ये मुख्यतः धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त ये मछली पकड़ने के लिए कांटे का भी प्रयोग करते हैं, यानी कांटे की सहायता से ये मछली पकड़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति के निवास या फिर आवास के बारे में, यानी इनके आवास किस प्रकार के होते हैं। पिग्मी जनजाति एक घुमक्कड़ या भ्रमणशील जनजाति है, इस कारण ये स्थायी निवास नहीं बनाते हैं। और फिर भी ये जिस प्रदेश में निवास करते हैं उस प्रदेश में अत्यधिक नमी या भूमि के अत्यधिक तर होने के कारण भूमि पर जहरीले कीड़े या फिर रेंगने वाले कीड़ों की अधिकता के कारण पिग्मी जनजाति के लोगों के द्वारा पेड़ों की डाल पर या शाखाओं पर छोटी छोटी झोपड़ियों का निर्माण किया जाता है और इन झोपड़ियों का आकार 2 मीटर लंबा व 1.5 मीटर ऊंचा होता है। यानी पेड़ों की डालियों पर या मचान पर जिन छोटी छोटी झोपड़ियों का निर्माण किया जाता है वो झोपड़ियाँ 2 मीटर लंबी होती है व 1.5 मीटर ऊंची होती है। वहीं कुछ स्थानों पर पिग्मी जनजाति के लोग भूमि में वृक्षों की शाखाएं गाड़कर उनके ऊपर छोटी छोटी झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, यानी भूमि में शाखाएं गाड़कर उसके ऊपर एक छोटी झोपड़ी का निर्माण पिग्मी जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्तु विनिमय के बारे में। तो पिग्मी जनजाति द्वारा वस्तु विनिमय की क्रिया की जाती है। इसके अंतर्गत ये अपने समीपवर्ती बंटू कृषकों के साथ मूक व्यापार करते हैं, यानी पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र के आसपास वाले भाग में बंटू कृषक रहते हैं, उनके साथ पिग्मी जनजाति के लोग मूक या साइलेंट व्यापार करते हैं। इसके अंतर्गत एक पिग्मी जनजाति का व्यक्ति मांस को बंटू कृषकों की बस्ती के पास रख के आता है और बंटू कृषक उस मांस को ले जाते हैं व उस मांस के बदले कुछ कृषि पदार्थ जैसे कि अनाज या फिर केला वहाँ रख देते हैं, जिसे कि पिग्मी जनजाति के लोग आकर ले जाते हैं। अगर पिग्मी जनजाति के लोगों को लगता है कि उनको जो बंटू कृषक द्वारा जो सामान दिया गया है वो उनके द्वारा रखे गए मांस
के बराबर नहीं है या उनके द्वारा रखे गए मांस की मात्रा से वह सामान कम है, तो पिग्मी जनजाति के लोग उस सामान को उठाकर नहीं ले जाते हैं और अपनी नाराज़गी प्रदर्शित करते हैं। तो फिर बंटू कृषक उस सामान की मात्रा को बढ़ा देते हैं और तब जब सामान की मात्रा पिग्मी जनजाति द्वारा रखे गए सामान के बराबर होती है, तभी पिग्मी जनजाति के लोग उसे उठाकर लेके जाते हैं। तो इस प्रकार पिग्मी जनजाति व बंटू कृषकों के मध्य वस्तु विनिमय होता है, जिसे कि मूक व्यापार या साइलेंट ट्रेड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति के सामाजिक संगठन की। तो पिग्मी जनजाति का सामाजिक संगठन अत्यंत साधारण और आदिम प्रकार का होता है। इनका सामाजिक संगठन साधारण होता है और आदिम प्रकार का होता है। इनमें किसी सार्वजनिक संस्था या मुखिया का अभाव होता है, यानी इनमें कोई सार्वजनिक संस्था नहीं होती, ना ही कोई मुखिया होता है। और इनके मध्य जो आपसी कलह या झगड़े होते हैं, उनको ये पारस्परिक बातचीत से ही हल कर लेते हैं। और अगर इनके यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है, तो ये वन देवता को प्रसन्न करने के लिए सामूहिक नृत्य और गीतों का आयोजन करते हैं। यानी बच्चों के जन्म पर वन देवता को प्रसन्न करने के लिए सामूहिक नृत्य और गीतों का आयोजन पिग्मी जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और इन पिग्मी जनजाति में एकल और बहुविवाह का प्रचलन है, यानी यहाँ पर एकल और बहुविवाह दोनों का प्रचलन है। पिग्मी जनजाति में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत व्यक्ति को ये अपनी झोपड़ी के पास ही लकड़ी और पत्तियों को रखकर जला देते हैं और उसके बाद ये अपने परिवार सहित वहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पिग्मी जनजाति के लोग उसे अपनी झोपड़ी के पास ही लकड़ी और पत्तियों से जला देते हैं और उसके बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। पिग्मी जनजाति में अधिक जन्म दर और मृत्यु दर देखने को मिलती है और इसका कारण ये मानते हैं कि जो पिग्मी देवी है, उसके प्रकोप के कारण ही यहाँ अधिक जन्म दर और मृत्यु दर है। और ये लोग, पिग्मी जनजाति के लोग, जादू टोने में भी विश्वास करते हैं। वर्तमान में यूरोपियन उपनिवेशों के विस्तार के कारण पिग्मी जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है वह घटकर सीमित हो गया है। यानी इनका निवास क्षेत्र वर्तमान में घटकर सीमित हो गया और उसका कारण है यूरोपियन उपनिवेश। इस प्रकार आज हमने बात की पिग्मी जनजाति के बारे में, यानी पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र, उसके आखेट कार्य, पिग्मी जनजाति के शारीरिक लक्षण, पिग्मी जनजाति के सामाजिक संगठन आदि के बारे में आज हमने चर्चा की। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।